हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा पार्ट फर्स्ट था प्रोसेस ऑफ रिजर्वेशन का, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती के लिए। उसके बाद जो हमने बात की थी उस वीडियो में वो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में थी, और उसमें पूरा जो मैंने प्रोसेस बताया था वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दिया हुआ है, जिसको मैं आज फिर से आपको एक बार बताऊँगा कि कौन सा जजमेंट है और कहाँ पर वो प्रोसेस लिखा हुआ है। उसके बाद में कुछ एक दो बातें रह गई थी जो विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में है, उनको भी आज इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने उस वीडियो को बहुत ही प्यार दिया, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिला। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आप यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखें जिसमें कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप उसको सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि अगर यूट्यूब को टिकटॉक बनने से रोकना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। और ऑनलाइन के ज़माने में आप सपोर्ट किस प्रकार से कर सकते हैं, तो सपोर्ट करने का एक ही तरीका होता है कि आप उस कंटेंट को लाइक करें, उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर कमेंट करें। उससे क्या होता है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसको ऐसा लगता है कि हाँ, इस वीडियो में कुछ तो बात है, और फिर यूट्यूब भी उस वीडियो को प्रमोट करने का प्रयास करता है। तो उससे एट एट द एंड जो फ़ायदा होता है वो क्रिएटर को होता है। तो चलिए अब हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो जजमेंट है सौरव यादव वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। इसको आप डायरेक्ट सर्च करेंगे अगर गूगल में इस नाम से, इस जजमेंट को 2020 का जजमेंट है, और इसके नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें आपको ये पूरा प्रोसेस मिल जाएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब इसके जब आप पेज नंबर 51 पे जाओगे, तो हम देखिए पेज नंबर 51 पे चल के देखते हैं। ये पेज नंबर 51 है। इसमें आप देखेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें सुनकर जो फाइनल जो प्रोसेस जो उन्होंने फाइनल किया था वो ये था। यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस दे रखा है कि किस प्रकार से सबसे पहले जो ओपन कैटेगरी है उसकी सीटें भरी जाएगी, किस प्रकार से वुमेंस को रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर जो ओपन कैटेगरी के जिस प्रकार से फॉलो किया गया था प्रोसेस, उस प्रकार से फिर वो आगे भी फॉलो करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जजमेंट कहना क्या चाह रहा है। तो ये प्रोसेस मैंने यहाँ से आपको बताया था, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरे से एक जो छोटी सी भूल हुई वो ये थी कि जो इसके लास्ट पैरा में ये लिखा गया है कि जो सबसे पहले जो ओपन कैटेगरी की जो टॉप, जैसे जूनियर अकाउंटेंट में 773 ओपन कैटेगरी की सीटें हैं, तो जो सबसे पहले ओपन कैटेगरी की सीटें भरी जाती है जो मार्क्स के आधार पर होती है, केवल उसमें कोई कैटेगरी नहीं देखनी होती है, और जो टॉप मार्क्स वाले 773 लोग होंगे उसको ओपन कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात यह है कि यहाँ पर लिखा हुआ है द रिगार्डलेस ऑफ वेदर रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ आइदर टाइप इज अवेलेबल टू हर और हिम। यहाँ पर इन्होंने ये ऐड कर दिया था कि अगर कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने एज रिलैक्सेशन लिया है, एज रिलैक्सेशन से मतलब खुद की कैटेगरी है, मान लीजिए कोई ओबीसी का कोई बंदा है और उसने एज का रिलैक्सेशन का फ़ायदा लिया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब इसको यहाँ पर जो टॉप मार्क्स वाले में अगर वो आ भी जाता है फिर भी उसको यहाँ पर नहीं डाल के उसकी जो रेस्पेक्टिव कैटेगरी है यानी ओबीसी है वहीं पर उसको सीट दी जाएगी। वैसे कि वैसे दो तीन ऐसी कैटेगरीज और है जिनको यहाँ पर ऐड नहीं करना होता है। वह एक तो जैसे पीएच वाले कैंडिडेट हो गए, या जैसे यहाँ पर वही के जो मंत्रालय कर्मचारी हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, और एक्स सर्विसमैन हो गए। ये जो सारी कैटेगरी यानी है जो आपको स्पेशल जो रिजर्वेशन मिल रहा है या स्पेशल जो आपकी कैटेगरी है, तो आपको जनरल में ओपन कंपटीशन में ना डाल के आपको जो आपकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी है, जो भी ओबीसी एससी एसटी है, उसी में आपको सीट दी जाएगी। आपको एक ये चीज़ क्लियर करनी है। अब यहाँ पर जो मैंने कल समझाया था आपको कि रिजर्वेशन का मेन मोटिव है रिप्रेजेंटेशन को बराबर देना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिएगा, I would conclude by saying that reservation, both vertical and horizontal, are method of ensuring representation in public services। यानी कि रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना है, ना कि कोई मैक्सिमम सीटें देनी है उनको।
वो बस ये तय करेंगे कि आपको मिनिमम कितनी मिलनी चाहिए, वो ये इंश्योर करने का प्रयास करेंगे। दीज आर नॉट टू बी सीन एज रिजिड स्लॉट्स, ये कोई रिजिड स्लॉट्स नहीं है, ये एक तरीके से मिनिमम रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाए गए, वेयर कैंडिडेट्स मेरिट विच अदरवाइज इंटाइटल्ड her to be shown in the open general category is foreclosed, as the consequence would be if the state argument is accepted, doing so would result in a communal reservation, यानी कि अगर जैसा कि वकीलों ने बताया था अगर वैसा किया जाए तो ये communal reservation बन जाएगा, where each social category is confined within the extent of the reservation, thus negating merit, यानी कि फिर वो उसका वैसा प्रभाव नहीं रहेगा, जो मूल जो रिजर्वेशन का मोटिव है वैसा नहीं हो पाएगा। ये लास्ट लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, द ओपन कैटेगरी इज ओपन टू ऑल, ये सबके लिए ओपन है, इसमें कोई आपको उनकी सोशल कैटेगरी नहीं देखनी होती है। एंड द ओनली कंडीशन फॉर अ कैंडिडेट टू बी शोन इन इट इज़ मेरिट, यानी कि मेरिट का मतलब है मार्क्स लेके जाएंगे बस, अगर मार्क्स ज़्यादा है तो ओपन जो कैटेगरी है उसमें आपको सेलेक्ट किया जाएगा। रिगार्डलेस, यहाँ पर एक उन्होंने एक्सेप्शन दिया है ऑफ वेदर रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ अदर टाइप इज अवेलेबल टू हर और हिम, यानी दूसरा अगर कोई रिजर्वेशन उसके लिए अवेलेबल है जो कि स्पेशल कैटेगरी में मिलता है, अगर वो अवेलेबल है तो वो फिर उसकी खुद की कैटेगरी में दिया जाएगा, उसको ओपन कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा। इसके अलावा जो ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया, इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी ध्यान देनी चाहिए, जो कि वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है उसी में दी हुई थी, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें आप जब नीचे जाएंगे तो आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए, कार्मिक विभाग के जो 26/7/2017 का जो एक नोटिफिकेशन है उसके अनुसार आरक्षित वर्ग जो भी SC ST OBC MBC हैं कि केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षण श्रेणी के लिए दे किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। वे लोग इसमें एलिजिबल होंगे सामान्य श्रेणी के पदों के लिए। मैंने जो भी बताया था आपको कि ओपन कैटेगरी में केवल उनको ही लिया जाएगा जिनके पास ना तो कोई स्पेशल कैटेगरी है, ना वो उन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है। इसमें बस वही जाएंगे ओपन कैटेगरी में जो सिंपल से रिजर्व कैटेगरी के लोग, यानी SC ST OBC में जो है लेकिन उनके पास कोई दूसरी स्पेशल कैटेगरी नहीं है, वो ही माइग्रेट करेंगे ओपन कैटेगरी के लिए। और इन्होंने यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन का हवाला दिया इसको मैं आपको बताता हूँ। ये देखेंगे तो यहाँ पर जो क्लियर किया हुआ है, ये हाँ, तो ये वो जजमेंट है, मैंने जो अभी डेट बताई थी आपको 26/7/2017 की, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का है, DOP का है। उन्होंने यहाँ पर जो अभी मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताया था उसका और एक और जजमेंट है दीपा EV वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में यही कहा था। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है इफ़ अ कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST BC, यानी जो OBC और MBC इसमें शामिल है, हैज़ नॉट अवेल्ड ऑफ एनी ऑफ द स्पेशल कंसेशन सच एज इन एज लिमिट, मार्क्स, फिजिकल फिटनेस एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में सारी चीज़ें आ गई हैं जो स्पेशल कंसेक्शन वाले हैं, यानी कि अगर किसी को स्पेशल कंसेक्शन नहीं मिला है तो इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच आर अवेलेबल टू कैंडिडेट बिलोंग टू दिस कैटेगरीज एक्सेप्ट द कंसेशन ऑफ फीस, यानी अगर फीस का लिया है तो कोई बात नहीं, उसके अलावा ही सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लास्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का सबसे कम नंबर वाला जो बंदा है उससे अगर उन्होंने ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, कैंडिडेट हु इज सेलेक्टेड सच अ कैंडिडेट बिलोंग टू द SC ST BC शैल बी काउंटेड अगेंस्ट द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी वो फिर ओपन कंपटीशन में चला जाएगा अगर उसने कोई स्पेशल कंसेक्शन नहीं लिया है फीस को छोड़कर, तो वो फिर अनरिजर्व कैटेगरी है जिसको ओपन कंपटीशन बोलते हैं, उसमें उसको सेलेक्ट किया जाएगा मार्क्स के आधार पर। तो ये बात यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो कैरी फॉरवर्ड होती है वैकेंसीज, यानी जो बैकलॉग की सीटें कैसी बनती है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने SC और ST के लिए लिखा है कि अगर इनकी कोई भर्ती, अगर इनकी कोई सीट अगर नहीं भरी जाती है तो इनको 3 साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, और अब जब कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे तब जब उस भर्ती वर्ष में उसको क्या बोलेंगे कि ये बैकलॉग की सीट है, यानी पीछे से आई है, और यहाँ पर इनको क्या कहा जा रहा है कि ये कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। अब ऐसी जब कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी
तो अगर 3 साल के बाद भी ये सीट नहीं भरती है, जो 3 साल से कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो फिर उसको लैप्स कर दिया जाएगा, फिर उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो जो ओबीसी और एमबीसी के या ईडब्ल्यूएस के जो है वैकेंसी, अगर वो नहीं भरी जाती है, यानी मिनिमम आवेदन जो कैंडिडेट है वो भी नहीं मिलते हैं, तो उनको सामान्य प्रक्रिया से भर दिया जाएगा, यानी उसको फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा और उसको उसी भर्ती में जो ओपन कैटेगरी की सीट्स हैं उसके अनुसार उसको भरा जाएगा, यानी सामान्य प्रक्रिया से उसको भर दिया जाएगा। फिर महिलाओं के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की इसमें बात की है 30% की, जो मैंने आपको समझा दिया था। उसमें एक 2 कंडीशन बनती है कि अगर परित्यक्ता नहीं मिलती है तो क्या किया जाएगा, उसको विधवा महिला से भरा जाएगा। अगर विधवा और परित्यक्ता भी नहीं मिलती है तो फिर उसको सामान्य महिला की सीट से भर दिया जाएगा, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। उसके बाद बात आती है ये जो मैंने आपको समझा दी थी 26/6/2017 वाला, भूतपूर्व सैनिकों में क्या है, अगर भूतपूर्व सैनिकों की उपलब्धता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और स्पेशल बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने ये कहा है कि यहाँ से आप लाइन पढ़ेंगे पूरी तो समझ में आएगा, किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की उपलब्धता की दशा में उनके लिए इस प्रकार आवश्यक तिथियाँ सामान्य प्रक्रिया से भरी जाएंगी। यानी अगर जैसे इस वैकेंसी में है जूनियर अकाउंटेंट में कुछ सीटें हैं जो भूतपूर्व सैनिकों की है, अगर वो नहीं मिलता है तो क्या किया जाएगा, उनके वर्ग में जो दूसरे विद्यार्थी हैं उससे उनको भर लिया जाएगा, लेकिन उसी समान संख्या में जितनी सीटें दूसरे वर्ग से यहाँ पर भरी गई थी फिर अगले भर्ती वर्ष के लिए उसको फॉरवर्ड भी कर लिया जाएगा। यानी यहाँ पर फिलहाल तो भर दिया जाएगा लेकिन आगे उनको फ़ायदा ज़्यादा दिया जाएगा। और जो 1 साल के लिए ये बस फॉरवर्ड होंगी, यानी एक बार के लिए फॉरवर्ड होंगी। अगर एक बार फॉरवर्ड होने के बाद भी अगर वो बैकलॉग की सीटें बनी हुई हैं और वो नहीं भर रही हैं तो फिर उनको लैप्स कर दिया जाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे तो ये जो फ़ायदा है ये बस राजस्थान के मूल निवासी है जो भूतपूर्व सैनिक, उन्हीं को ये जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। फिर आप बात करेंगे उत्कृष्ट खिलाड़ियों की, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अगर सामान्य प्रक्रिया से अगर वो अभी नहीं भरी जा रही हैं तो उनको पहले तो सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और उतनी ही समान संख्या में उनको पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है और इनको इसी वर्ष सामान्य से भर के उनको छोड़ दिया जाता है। सामान्य प्रक्रिया का मतलब है कि जो रेस्पेक्टिव कैटेगरी है उससे उसको भरकर छोड़ दिया जाता है। तो ये था दोस्तों, और आगे देखिए 2-3 चीज़ें और हैं। ये जो पीएच कैंडिडेट्स हैं, लो विजन वाले, डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग वगैरह, तो इसमें यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में इंटरचेंज कर भरा जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं जितने चाहिए उस रेस्पेक्टिव कैटेगरी में, इनकी खुद की कैटेगरी में, तो क्या किया जाएगा, इनको इंटरचेंज भी किया जा सकता है। जैसे एलवी वाला नहीं मिला तो एचआई वाला ले लिया, एचआई वाला है और एलवी वाला भी नहीं मिल रहा है तो एलडी वाला ले लिया। इस प्रकार के इंटरचेंज करके कुल मिला के इनको भरा जा सकता है। अगर कोई नहीं मिलता है तो क्या किया जाएगा, उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा। यानी इसको भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, अगर नहीं मिल रहा है तो सामान्य लोगों से उनको भर लो। और सामान्य लोगों का मेरा मतलब यह है कि मतलब उसकी जो रेस्पेक्टिव कैटेगरी है जिसमें वो सीट है उससे उसको भर लिया जाएगा। तो आई होप कि अब आपके जो सारे कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो गए होंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है रिजर्वेशन का, तो कई बार इसको समझने में टाइम लगता है। अगर आप वीडियोस को 1-2 बार देखोगे तो आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर किसी भी भर्ती के लिए आपको रिजर्वेशन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको किसी प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप जो मूल कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन का वो अब समझ गए हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।